खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, जनाब तैर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज कुछ बड़ी तेज़ी से हमें रन डाउन बदलना पड़ा जब खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो केस ख़त्म हो चुका था वो दोबारा खुलने की बातें हो रही हैं, जो कि हुदैबिया पेपर्स मिल केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। इस हवाले से शुरू में बात करेंगे और हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी होंगे, मगर मैं कुछ स्टोरीज़ और इंट्रोड्यूस करवा दूँ। वज़ीर-ए-आज़म इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ का दौरा सऊदी अरेबिया क्या था, इसके साथ साथ KPK में भी क्या तरीन तर्ज का कोई ग्रुप या ब्लॉक बन रहा है, और भारत में यूरेनियम की सरेआम फ़रोख्त पर आलमी दुनिया खामोश है। इसके साथ कोरोना कैसे तहस नहस कर रहा है, अल्लाह ताला सबको से महफूज रखे। राजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेलकम टू द शो। जी राज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम काई साहब, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैं सुन पा रहा हूं। थैंक यू सर। मैं एक सवाल फिर मेरे दोस्त खोलते हैं डिस्कशन को। ये बताइए कि आज आपने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मजीद बता दें कि अब ये केस दोबारा खुल सकता है जैसे आप कह रहे हैं, मगर किस बुनियाद पे? क्या नैब तो कुछ कह रहा था कि शायद वो अब क्योंकि उसका केस तो ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अलबत्ता FIA नए शवाहिद के साथ इसे खोल सकती है। इसमें थोड़ी रोशनी डालिए, इसमें क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी आमिर साहब। जी काई साहब, नैब को अगर हम देखते हैं तो आपको याद होगा वो जो चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा कि हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलिए, और उसने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें यह बात बड़ी क्लियर है कि इवन अगर एक मर्डर केस में एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसे एविडेंस अनअर्थ होते हैं कि जो उसको कनेक्ट करते हैं उस क्राइम के साथ, और अगर वो क्राइम से कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर री इन्वेस्टिगेशन, दोबारा से तफ्तीश अमल में लाई जा सकती है। कानून में, क्रिमिनल लॉ में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। और अब अगर दौरान तफ्तीश ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के और TTs के जो स्कैंडल्स आए हैं, और जो एविडेंस और जो बैंक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, और जो पहले से वहाँ पे मौजूद थे वो काजी फैमिली के जो तमाम बैंकिंग ट्रेल था, वो इसहाक डार का जो 164 की स्टेटमेंट थी, अगर ये आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं और ये उसी क्राइम के जो कि मनी लॉन्ड्रिंग है उसी को रिलेट कर रहे हैं और उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो बार इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कि इसकी दोबारा से तफ्तीश ना हो और इसको दोबारा से इसका चालान अदालत में दाखिल किया जा सकता है FIA के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, मैंने भी इस केस को खासा स्टडी किया और आई एम श्योर यकीनी बात है आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। बज़ाहिर आप जैसे आईनी माहिरीन कहते हैं इस केस में खासा सॉलिड मवाद है कि जिससे किसी मुल्ज़म को सज़ा दी जा सके। क्या लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन मोहतरम जस्टिस फ़ाहिद ईसा साहब ने इसे बंद कर दिया था, क्या मुस्लिम लीग नून इसे कोई सियासी इशू भी बना सकती है सुप्रीम कोर्ट जाके, या FIA अज नॉन नए एविडेंस के साथ इसको चला सकता है? देखिए भट्टी साहब, आपके इल्म में भी है कि जो जुर्म होता है वो कभी भी ना टाइम बार्ड होता है, ना वो ख़त्म होता है, ना उसको कारपेट के नीचे दफन किया जा सकता है। जुर्म अपनी जगह पे मौजूद होता है, और इसमें अगर जुर्म हुआ है तो उस जुर्म में अगर कुछ और एविडेंसेस सामने आए हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं कि वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये बैंकिंग ट्रेल है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर भले से मुस्लिम लीग नून जोन सी है वो चाहे इसको एक पॉलिटिकल शोशा बनाती हैं या वो इसको इवन अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ऑप्शन कतन नहीं होगी कि अगर वो नए एविडेंस आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जनाब ये एक जुर्म सरजद हो रहा है, तो इसको कतन क्लोज नहीं कर सकती। हाँ, जो पहले क्लोजर हुआ था वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, एक जज ने कुछ और कह दिया था, दूसरे ने कुछ और कहा था, रेफरी जज ने एक नई बात कर दी थी, तो उस फैसले की हद तक के क्या उस फैसले में जो कुछ कहा गया है उसकी हद तक क्लोजर हो गया है। अदरवाइज जो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म है वो अपने ताई रहेगा। वो अभी जो नैब का वो रेफरेंस था पहले हुदैबिया का, वो क्लोज हो चुका है, लेकिन जो री इन्वेस्टिगेशन है FIA है, इसको मुकम्मल इख्तियार है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। राजा साहब, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता हूं।
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज प्राइम मिनिस्टर आए तो जिसमें फवाद चौधरी और दीगर आईनी माहिरीन थे, एक चेन इनको उस हदेबिया के साथ कुछ मिली है जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा इसको रीओपन करने का कहा है। इसमें खुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ ऐसे मिले हैं, और जैसे आप जानते हैं 164 के बयान इसहाक डार साहब का बिल्कुल ओपन एंड शट था, कादी फैमिली के भी इल्ज़ाम थे जो उन्होंने इख्तराफ किया था। तो अब अगर FIA चाहे तो शहबाज शरीफ या जितने भी फैमिली हैं उनको समन कर सकती है अगर ओपन हो जाती है ये इंक्वायरी। बिल्कुल भट्टी साहब, एक चीज ज़हन में रखिए कि ये हुदैबिया का केस 2001 की और 2 की बातें हैं, जब आपका मनी लॉन्ड्रिंग का कानून इस मुल्क में नहीं था और उस वक्त सिर्फ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस पे उनको चार्ज किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी लिखा गया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का चूंकि उस वक्त कानून नहीं था इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को साइड पे रखिए। अब चूंकि 2010 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का कानून आ चुका है और अब जो अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऑफेंस हो रहा है और उसके साथ ये जाके इंटरकनेक्ट हो सकता है तो FIR इनके खिलाफ बिल्कुल इंक्वायरी शुरू करेगी, FIR लॉन्च होगी और इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है। किसी भी अदालत में भले से चले जाएं, अगर हुकूमत इसको प्रॉपरली परसू करेगी, खाली ऑप्टिक्स नहीं होंगे, तो इसमें नहीं मुमकिन के इस केस को दोबारा से बंद किया अच्छा राजा साहब, इसके बाद मलिक साहब आपसे लेंगे। जैसे मोहतरमा अगर ये इंक्वायरी खोल लेते हैं तो चंद दिन पहले मरियम नवाज साहबा को हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने कहा था 10 दिन पहले पूछना होगा कि आपने इसको गिरफ्तार करना है। क्या उन्हें इस किस्म का फिर इस शरीफ फैमिली को कोई रिलीफ मिल सकता है? आइन में इसकी गुंजाइश है? देखिए, आइन में गुंजाइश का तो बिल्कुल तमाम, चाहे वो शरीफ फैमिली हो या कोई और हो, एक ही के लिए होता है। आइन सब के लिए बराबर होता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट, जैसे कि हमारे मोहतरम एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि कुछ उनके लिए ज़्यादा ही प्यार है लाहौर हाई कोर्ट का या अदलिया के पास। लेकिन एक चीज़ है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से कोई इस किस्म की जजमेंट या ऑर्डर आता भी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। और अगर एक छोटे से केस में एक जज साहब के लिए 10 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बन सकता है, तो कोई वजह ऐसी नहीं कि इन मेगा केसेस में भी अब एक जजमेंट आ जानी चाहिए कि इस मुल्क का जो एहतसाबी सिस्टम है और अगर ये बड़े लोगों के केसेस में क्या मुख्तलिफ फैसले आने दुरुस्त हैं या नहीं, या हाई कोर्ट। अच्छा राजा साहब, आपने खुद ही वो बात कह दी हुकूमत को। राजा साहब, ताहिर मलिक, आपने खुद ही एक बात की एतजाज़ एहसन के रेफरेंस से। हम तो एक सहाफ़ी होने के वाले से काम शहरी हैं, तो ये जो कोई अगर वकील या कोई अहम आदमी ये कहे कि लाहौर हाई कोर्ट को ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत मिलता है शरीफ फैमिली को, तो ये क्या इसको हम तौहीन अदालत के कॉन्सेप्ट में नहीं देखेंगे? हम इस तरह की कमेंट्स को या इस तरह की बातों को, ये खासा एक किस्म का ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त। देखिए, जब एक फैसला आ जाता है तो हम हर रोज़ उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और हम अपील में लिखते हैं बीइंग ए लॉयर कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें कानून की गलत इंटरप्रिटेशन की, उसने ये एक अनलॉफुल फैसला किया, उसने कानून को फॉलो नहीं किया। तो जब फैसला आ जाए तो उसके बाद ये कहना कि जनाब जज साहब ने इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, मैं तो डेली पेश होता हूँ नैब के केसेस में भी और दीगर केसेस में, सेम डे इस किस्म का रिलीफ अगर आप देखिए तो कानूनी हिस्ट्री में आपको नज़ीर बहुत से केसेस में कथन नहीं मिलेगी, बल्कि ये फैमिली नवाज शरीफ के केसेस में ऐसे नज़ीरें आई हैं कि जो कि कानूनी या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में फॉर द फर्स्ट टाइम हमको सरफेस करती हुई नज़र आई कि जनाब ऐसे फैसले आ रहे हैं। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लाजमन देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो खोसा साहब की जजमेंट आती है कि हार्डशिप के अलावा नैब के केसेस में ज़मानत नहीं होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, और उसके ही पैरेलल एक और जजमेंट आ जाती है 82 सफ़ों में जिसमें पूरे केस की मेरिट्स को डिस्कस कर दिया जाता है। एक शख्स जो कि जामिन होता है, गारंटर होता है नवाज शरीफ का, कि जो मुल्क छोड़ के भाग जाता है, और फिर उससे ये पूछने की बजाय कि भाई मियाँ साहब आपने तो नवाज शरीफ की गारंटी दी थी कि वो वापस आएंगे, मैं जिम्मेदार हूँगा, लेकिन अब तो आप खुद जाना चाह रहे हैं। और जब खुद जाना चाह रहे हैं तो उनके बेटे भी मफरूर हैं, उनके दामाद भी मफरूर हैं, उनके भतीजे भी, समधी भी। तो ये वो चीज़ें हैं कि
कि जो कि अदालत के सामने अब डिटेल में आनी राय चाहिए। साहब बहुत कोई ऐसी ही चीज़ आपने एनलाइटन किया और बड़े वाज़ेह अंदाज में चीज़ों को कानून के हवाले से खोल कर रख दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर एनलाइटन। साहब बड़ी एक बात जो मैंने सीखी है, यार हम रोज़ सीखते हैं कि जब एक केस में फैसला होता है, मिसाल के तौर पर छोटी लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट गैर कानूनी करार दे सकती है और फैसला बदल सकती है। हाई कोर्ट में एक फैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, उसको ओवरटर्न कर सकती है। तो उसका मतलब ये है कि जो हायर कोर्ट है वो समझ रही है कि ये या तो कानून के तहत फैसला नहीं हुआ या एविडेंस की गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। तो ये तो कॉमन बात है। नहीं, इसका राजा साहब ने बड़ी तफसीलन और बड़े समझदार वकील हैं, नहीं माहिर हैं, बड़ी माकूल बात की। अपील का हक किसको कहते हैं? अगर आप अपील का हक ये है कि जनाब इस जज साहब, फाजिल जज साहब ने ये फैक्ट्स थे, इन्हें नजरअंदाज किया गया, इसे नजर करेंगे, वरना तो अपील का हक ही ना हो। लेकिन जज साहब की जात पे हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। हम फैसले पे कर रहे हैं, जात तो हमें तो पता ही नहीं ये केस सुना किसने है। लेकिन गुजारिश ये है, अभी उन्होंने फरमाया जैसे खोसा साहब ने कहा था कि सिर्फ हार्डशिप पे हो सकता है, उसके नीचे वाली अदालतें बज़ाहिर बादियुल नजर में आईनी महरीन के मुताबिक नहीं कर सकती। साहब एक और बड़ी अहम बात, एक और अहम बात बता दूं, एक शख्स को फैसलाबाद का रहने वाला था, सेशन पे सजाए मौत दी हाई कोर्ट ने दी, आसफ सईद खोसा सब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने बरी कर दिया। 2 साल पहले उसको फांसी लग चुकी थी। इसका मतलब है नीचे जो जज साहबान के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट के मुतहद जज साहब ने इख्तलाफ करके उसे बरी किया ना, जिन्हें वो मुजरिम कह रहे थे, वो बेचारा सजा हो चुका था। इसका मतलब है अपील के हक का मकसद ही यही है कि जनाब हम समझते हैं हमारे ये चीजें नजरअंदाज की हैं या इनसे कंसीडर किया जाए। अब मैं एक और चीज इस सारी डिस्कशन मैं बताऊं, फवाद चौधरी अदेबिया पेपर मिल में नवाज शरीफ फैमिली के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाले हैं। ये क्या मतलब? उनके फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, हमारे एंकर भी दोस्त रहे। साहब ने अहम तरीन आईनी माहिरीन से गुफ्तगू की, उसमें रिटायर्ड जज साहब भी थे। इस केस में 3 एविडेंस ऐसी आई हैं जो ये नहीं आई है, जो पहले नहीं को थी, उसके साथ लिंक कर रही हैं। वरना बिला वजह ये केस नहीं खोला गया। प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरब से तशरीफ लाए तो एक तो उन्होंने डिस्कशन की जो आसफ अली। 3 एविडेंस क्या उसकी है शक्ल के आए हैं, किस किस्म के आए हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के, स्मगलिंग के, गैर कानूनी, ये जो टीटियां वगैरह निकली हैं इन दिनों में। इसमें बाद बंदे सुल्तानी गवाह भी बनने के लिए तैयार है कि जनाब हमने बरतानिया, यूके, सऊदी अरब तो क्या कामों की नहीं देखा। पहले भी बड़े थे सुल्तानी गवाह बेचारे। भट्टी साहब मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, 1 मिनट, मैं आपसे कतन बहस नहीं कर रहा। ये एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग थी जरदारी साहब के जब ओमनी ग्रुप के केसेस थे, यही एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग थी कि शहबाज शरीफ अब नहीं बचता। इतने एविडेंस हैं, इतने आइनी माहिरीन हैं, इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, रिजल्ट बता दें। रिजल्ट ख्वाजा बरादरान के हवाले से आप अदालत जो कमेंट्स किए थे नैब पे, आपको याद होगा, और शहबाज शरीफ के बारे में जो नैब ने कहा वो भी आपने सुना। अब मैं से थोड़ा डिविएट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब, मैं इसका टाइम बार्ड हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, टेक्निकल इंसाफ मिला था। कादी साहब टेक्निकल इंसाफ मिला कादी साहब हाई कोर्ट में, 2 जज अलग हो गए, रेफरी जज आ गया, टेक्निकल इंसाफ। कादी साहब मेरा सवाल यार बीच में, बड़ी साहब हर केस के अलग एविडेंस होते हैं, अदालतों की मर्जी है ना। जब अभी हमने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? एक को सेशन कोर्ट सजा देती है, हाई कोर्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो पिन पॉइंट कर रहा हूं। इस केस में मैं कह रहा हूं 3 चीजें खौफनाक हुकूमत पाकिस्तान के पास आ चुकी है हदेबिया पेपर मिल से, जो लिंक कर रहा है। देखें, एक केस होता है, एक मुल्ज़म होता है, एक मुद्दई होता है, दोनों के वकला उन्हीं किताबों से आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फैसला मोहतरम जज साहबान ने करना होता है, वो भी फैसला करें। अच्छा बड़ी साहब एक पे जा रहा हूं, लेकिन एक अब जज साहब का इख्तियार है ना, पहले नहीं देखें, अब थोड़ा सा, अब जो इन्होंने कहा कि आज जज साहब ने 3 जज साहबान ने बेल दे दी, उससे पहले 2 सरफराज डोगर और असद साहब का हुआ, एक ने इख्तलाफ किया, एक ने किया, इसमें मेरा और आपका क्या रोल है? ये जज साहब और दूसरी बात ये है कि रेफरी जज के पास एतजाज अहसन साहब कह रहे थे कि जुडिशल रेफरेंस बन सकता है। 3 जज साहबान ने एक ही दिन में, उन्होंने कहा बहुत कम ऐसी नजीर मिलती है। ठीक है, लेकिन नजीरें तो बहुत फैसले आए हैं जिनकी नजीरें माजी में नहीं मिलती रही, मगर सवाल ये है कि बेल और जो आपकी जमानत वो एक्विटल नहीं है। अगर आपको बाहर जाने की इजाजत मिली है तो वो एक्विटल नहीं है, केस आपके सर पर खड़ा है। और जो सबसे अहम बात जो दोबारा आगे डिस्कस करूंगा कि 2010 के कानून के मुताबिक अब हुदैबिया पेपर का एक डरावना ख्वाब बन जाएगा या हुकूमत इस पर भी जो है वो सोती रहेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ये जो हमें एक बड़ी उजलत नज़र आती है, 5 तारीख को फैसले से पहले ही उन्होंने टिकट खरीद लिया था, फिर 7 तारीख को उन्होंने जाने की कोशिश की तो उनको FIA ने रोक लिया। तो बड़ी उजलत में क्या इसलिए तो नहीं लगते कि इनको भी पता चल गया है कि कुछ ऐसे नए एविडेंसेस आ गए हैं कि यहाँ से निकलते ही बनेगी? मैं एक अंदाजन सवाल पूछ रहा हूँ। आप देखें, मरियम साहबा भी खासी खामोश है, कुछ दिनों से खासी खामोश है, उस तरह शोला बयानी नहीं हो रही। भाई साहब, जब मैं मोहतरम शाहिदा कानवासी और एहसन इकबाल साहब की लाहौर हाई कोर्ट के लिए तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, ईमान से मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वो साहबान है जो कहते थे ये 5 बुत बैठे हैं, इसको बाहर फेंको, फैसले लिखते कौन है, पढ़ते कौन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट नाहल करे तो वो जजों को आप बाहर फेंक दो, उन पर सख्त तनकीद करो, इंतहा कर दो। यहाँ तक के निहाल हाशमी ने कहा था तुम तो क्या तुम्हारे बच्चों के लिए भी धमकियां दी थी। तो आज अचानक हाई कोर्ट से इतना प्यार, मेरी समझ से बात नहीं, मैं सवाल मैं दोबारा देखिए, धमकियां तो बड़ी मामूली चीज़ है, वो तो हमला करते रहे सुप्रीम कोर्ट पर, उसको छोड़ें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भट्टी साहब कि अब जो इन्होंने एकदम से जाने की कोशिश की है, तो क्या इनको कोई अंदाजा था कि ये नया एविडेंस और फिर 2010 का कानून, इसकी रोशनी में अगर ये कानून इंटरप्रेट करते हैं और केस दोबारा शुरू होता है तो 5-6 साल के लिए तो गए, यानी कम से कम केस चलेगा। अभी राजा साहब हमारे दोस्त ने कहा था कमर जमा जो पहले से जो लूट मार PhD की थी, नहीं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लाडले चेयरमैन थे, जरा बताने देना, ये नैब को तबाह उन्होंने किया है। उन्होंने इस हदेबिया पेपर मिल पे सुप्रीम कोर्ट का था ओवर माई डेड बॉडी, तो आप क्या मतलब है नैब में इनकी पेनिट्रेशन नहीं है नून लीग की? इन्हें पता चल गया होगा, FIA में भी इनके बहुत सारे ताबेदार हैं। इस साल तो कि जनाब ऐसी एविडेंस आ गई है कि अब सारी उम्र अंदर नहीं जा सकोगे जलंधर। अच्छा, मैं एक राना सनाउल्लाह साहब की एक चीज़ सुना दूं आपको, फिर मैं जी सुनाएं जी। ये वेंटिलेटर पे एहतसाब ड्रामा जा चुका है और जल्द दम तोड़ने वाला है। मैं शहजाद अकबर साहब से और फवाद चौधरी साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो अपना जोर लगा लें, बल्कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वहां तक अपना जोर लगाएं। वो मियां शहबाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आके अपना कौमी किरदार अदा करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, इतने तयक्कुन से कह रहे हैं तो कहीं रात को इनकी भी कहीं हाजिरी होती है कि उन्हें बता देते हैं कि यार छड़ा देने हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मैं कॉन्फिडेंस पे कुर्बान जाऊं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फैसला अदालतों ने करना है। और मलक साहब अंदरूने शहर के रहने वाले हैं, मैं भी लाहौरी हूँ, उन्होंने एक लफ्ज कहा जिथे तक जोर ला सकते हो, उसकी मतलब आप समझ गए होंगे ना, वो हम टीवी पे नहीं कर सकते, तशरीह नहीं कर सकते, समझ सबको आ गई वैसे। लेकिन मैं एक बात कहूँ, राना साहब ने ठीक कहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को गारंटी मिल चुकी है कि आप जाएंगे। ये तो इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान स्टैंड ले गए और हो सकता है उनको इसकी कीमत भी अदा करनी। तो क्या ये इतनी कोशिश के बाद सिलेक्ट होने में कामयाब हो गए हैं? मैं यार आपको मेरी आप कोई बात सुनता ही नहीं। वजीर आज़म पाकिस्तान इस बात पर स्टैंड ले चुके हैं, कोई इनको भेजने की गारंटी दे चुका था जिन्होंने नवाज शरीफ को भेजा है, और अच्छा वजीर आज़म ने कहा है इस दफ़ा, पिछली दफ़ा तो मुझे चक्कर दे के, धोखा दे के, प्लेट नीचे हो गए, ऊपर हो गए, फलां हो गए, ये हो गए। जब उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा है कि यास्मीन राशिद कैंसर से लड़ते लड़ते रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो मैंने नहीं जाने देना, इसकी आईनी और कानूनी पूरी जंग लड़नी है, जाने, उन्होंने कहा जानी है। तो इसके बाद इन्हें खदशा है कि अब जो केस बनने वाला है वो बहुत जल्द पाए तकमील पे पहुंच जाएगा। बहुत ज़्यादा एविडेंस आ चुके हैं। अब ये फैसला शहबाज शरीफ का हुकूमत की तरफ से ज़्यादा ना देना, अब यहाँ ये जो लीगल पॉइंट है, नवाज इमरान खान की हुकूमत के लिए भी ख़तरा बन सकता है। मैंने हमेशा उन पर तनकीद की, लेकिन एक सऊदी अरब में उन्होंने कमाल दौरा किया, एक मिसाली कामयाब दौरा। दूसरा, करप्शन पर स्टैंड लिया। हाँ, एक काम अगर प्राइम मिनिस्टर कर दे तो मेरे जैसा आदमी तारीफ करेगा। नैब ये फैसला कर ले, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार करना है, इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सबके लिए बट्टी साहब मेरे ख्याल में ये गारंटर फैसला कर लें कि डकैतों को हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत करना या नहीं करना, ये फैसला। गारंटरों से फैसले हुए तो फिर और अगर जिन्होंने इसको खोखला करके जलील उनको बाहर भगाना है तो भाई ठीक है, फिर जो मर्जी करो। अच्छा सुनाएं जी, ये क्या कह रहे हैं खाकान अब्बासी साहब? ये बात अदालत ने कही है कि नैब ने हमारे सामने अदालत के अंदर एतराफ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, कोई किकबैक नहीं लिया। ये नैब एतराफ कर रहा है।
मेरा आज भी चैलेंज है इमरान खान को और उसके ये जो किराए के वजीर हैं इनको, आपके पास कोई करप्शन का इल्जाम है, टीवी कैमरों के सामने लेकर आए। ये किराए के वजीरों की बात कर रहे हैं तो ये आप खुद तो खुद सारे मुलाजिम नहीं है अपना शरीफ डायनेस्टी के। इनकी मेहरबानी है, ये किराए के वजीर पीटीआई को कह रहे हैं कि वो वजीर आज़म है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, जिस शख्स को उसका नाम था नवाज शरीफ, असम्बली में अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर कहा था मेरा आज भी वजीर आज़म नवाज शरीफ है, तो किराए का कौन हुआ। अच्छा दूसरी बात यार, मलक साहब आपकी माशाल्लाह उम्र 50-55 होगी, आपकी भी, आज तक क्या झूठ दर झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं हमारे झूठ बोलने वाले मुंह पे अल्लाह ताला काला क्यों नहीं मलता। आपके अकाउंट में कितनी दफा गुमनाम अकाउंट से 2 अरब रुपया, 3 अरब रुपया, 4 अरब रुपया है या आपके बताए ना कभी आया? 10-15 दफा आया। वो साड़ी तो कमेटी नहीं निकलती। मुझे बताएं वो जो 7 अरब रुपया मंजूर और पापड़ वाला जो भी है यार, उस किसी को तो पकड़े ना आप, खुदा रसूल का वास्ता, इसमें कोई बेगुनाह है। इस तरह बेल अब अदालतों का हक है, आइन के मुताबिक हम उस पर नहीं जा सकते। वो जो 7 अरब जो बंदा सारी उम्र कभी जिसने नैब को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके हक में, खुली गल करो, क्योंकि ये बड़ी साहब आप बात करते हैं इनके बारे में कौन सा 1% कर रहा जो है। इनका लीडर कहता था मेरे पास अगर ये पैसे फालतू हैं जिसकी मेरे पास कोई ट्रेल नहीं है तो तुम कौन हो? तो ये तो तुम्हारा नजरिया है। अच्छा मेरी बात सुने, आप दोनों में से मुझे ये 7 अरब की डिटेल मैं दे देता हूँ, जो नौकर के नाम आया उसके बदले मेरे अकाउंट में मलक साहब एक गुमनाम आदमी 2 अरब भेज देता है, मैं पता नहीं करूंगा ये कौन है। नहीं, ये तो इंसान की मलिक साहब, अकल की मलिक साहब, ऐसे नहीं, ये फ्रॉड है। तो फिर वो कह रहे यार हैं बड़ी देर से खामोश हैं। कोई नहीं है। मलिक साहब ये लॉन्ड्रियां बंद ना कर दें, ये नैब FIA, मैं जो कहता हूँ कि एक बयानदार SHO दे दें, ये कवालियां पड़ेंगे आपके सामने। तो क्या ये इदारे सारे चोरों को निकले और ये मैं इसलिए खामोश हूँ कि मैं बुनियादी तौर पे आप दोनों के साथ मेंटली इस पे साथ नहीं आपके चल रहा। मुझे लग रहा है कि एक मेरा वज़ीर आज़म गया है, उम्रा किया है, इतने अच्छे काम करके है, वहाँ यही सोच के आते कि मैंने हुदैबिया का केस खोल देना है। मुझे ये पॉलिटिकली प्रेशर, मैं कोई लीगल बात नहीं कर रहा। मुझे लगा कि जब मेरा वज़ीर आज़म जब ये देखता कि 2.5-3 साल से मैं एहतसाब पे कर क्या सकूँ, सारे बाहर जिस तरह मैंने कहा, अब प्रेशर ये आ गया अगर शहबाज शरीफ भी जहाज़ पे चला गया तो मेरा तो 3 साल वो और 22 साल का जो नैरेटिव था कि मैं एहतसाब करूँगा, पेट से पैसे निकालूंगा, तो वो जीरो हो जाएगा। मुझे तो सर ये पॉलिटिकल मूवमेंट लग रही है। ब्रेक पे जाएं मलिक साहब, आप बिल्कुल हम इत्तफाक करने के लिए जाने बैठे नहीं, मैं भी नहीं बैठा। 10 दफा आप मेरे सामने बैठ के ये कह चुके हैं कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने 2 नंबरी की है। हाँ की है ना, फिर उसके बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ करना है? मसला ये है, आप मेरी सुन ले, एक फिक्र ले ले मेरा मसला ये जो 9 करोड़ को आपने डेली वेजर को घर बिठाया हुआ है पुलिस के दंड से, उसके बारे में कोई बयान देता है ना? ये सारे सारों को सोशल वेलफेयर मिलती थी आपके लीडरों को दौर में। सोशल वेलफेयर 11 करोड़ को भूखा मार दिया आपने इनके नाम पे, कोरोना के नाम पे, वो आपको नजर नहीं आ रहा। शहबाज जी नजर आ गया। हाँ जी सुनाएं क्या कह रहे हैं। इस अस्पताल में दुनिया के किसी भी शानदार तरीन अस्पताल में जो मरीजों के इलाज के लिए जो सहूलतें होती है वो इस अस्पताल में है। ये अजीम अस्पताल इसलिए है कि दुनिया के, पाकिस्तान में नहीं दुनिया के किसी भी अस्पताल में बेहतरीन मशीनरी, बेहतरीन ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, बेहतरीन डॉक्टर्स वो इस अस्पताल में मौजूद हैं। ये अजीम इसलिए है कि ये इलाज वही मुहैया कर रहा है गरीब आदमी को जो कि अमीर तरीन अस्पताल को महंगे तरीन अस्पताल में इलाज मिलता है। भट्टी साहब आप मुझे बताएं इसका क्या और कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा जो सर दर्द का इलाज कराने इंग्लैंड जा रहे हैं? अच्छा कायद साहब मैं एक गुजारिश है, एक तो हाउ कैन यू डिफेंड देम मलक साहब ने फ्रॉम वेयर यू ब्रिंग दैट मेटल टू डिफेंड देम? मलक साहब ने कहा देखिए मैं एक हक में हूँ, किसी भी रेडी बान के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। किसी भी शख्स के साथ जुल्म, ज्यादती, झूठा पर्चा करने से बड़ा गुनाह है ही कोई नहीं। फिर जा क्यों है बार अगर इतना बड़ा इन्होंने? मैं उसको नहीं कर रहा, मैं मलक साहब की बात जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अब मुझे बताएं, मैं 7 अरब का आपको पूछ रहा हूँ, मैंने वो टीटियां देखी हुई हैं, मुझे ये तो बता दो इमरान खान सऊदी अरब गया नहीं गया। दूसरा ये खुद कह रहे हैं दुनिया के बेहतरीन अस्पताल, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर अस्पताल है। तो मेरे मोहतरम अगर आप ये फिर झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ, इतना अगर अच्छा ये खुद बड़ी है तो अल्लाह शहबाज शरीफ को सेहत, फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये राज फ्रॉड है, सारी सियासत सवाल ले लेना, ये लंदन जाना सारा फ्रॉड है, ये सारा फ्रॉड। सवाल ले लेना, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं
या फिर यहाँ इलाज करवाएं। अगर ये सच बोल रहे हैं तो यहाँ इलाज करवाएं। मैं समझता हूँ अगर आपको शक है तो मुझे आपकी जहानत पे शक है। ये कोई मुझे तो शक नहीं है, लंदन जाके आपको बहुत शक है। मुझे इलाज करें, मुझे कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है ये सारा। ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मलक साहब की इस बात में वजन आया कि क्रॉस बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, सारा एहतसाब करना है, शहबाज से करना है। 11 करोड़ तो घर में बंद कर दिया रोटी के बगैर। ये मलिक साहब ये कह रहे हैं कि 25 लाख लोगों का हिसाब करो वरना इनको भी रिहा कर दो। ये एक और फ्रॉड है जो प्रोपेगेंडे के नाम पे इनका मीडिया सेल कर रहा होता है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या KPK में भी इस तरह का एक तरीन ग्रुप बन रहा है। वहां भी जो है वो जो है खटक साहब वो अपने मसल जो हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। क्या हो रहा है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब एक बात मुझे समझाएं, एक तरफ तो कन्फर्म डकैतों को ये पकड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ खुद आपस में लड़ रहे हैं। सुना KPK में भी ये हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये? देखें, एक तो जहांगीर तरीन 18 तारीख को अहम तरीन मीटिंग बनाने जा रहे हैं और उसमें KPK लोग भी शामिल हैं, अरकान असम्बली। KPK सख्त सवाल है। इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव और दबाव में मुब्तला हैं। मेरी इतला है क्योंकि PTI में ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और शायद इसीलिए इमरान खान साहब आजकल खुल के खेल रहे हैं कि कल को अगर कोई भी वजह होती है वो कि मेरा ख्याल रिजाइन नहीं देंगे तो वो कह सके कि देखो जी मुझे काम नहीं देंगे, तोड़ेंगे तो असेंबली तोड़ेंगे। देखिए, मैं इमरान खान साहब से एक अर्ज करना चाहता हूँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी रोकना भी इबादत है। इमरान खान साहब कहीं जहाँ बहुत जुल्म हो रहा है इसे रोके। आप ग्रेड 20 से 22 तक कुछ अफसरों को निकाल रहे हैं, उनमें कुछ अफसर हैं जो बड़े ईमानदार हैं, उन्हें इंतकाम का निशाना बना रहा है। नाइंसाफ़ी ये रोके। और बता दूँ PTI टूट फूट का शिकार होगी नहीं, हो चुकी है। इन्हें कोई और रोके हुए है, जोड़े हुए है, उस पर मलक साहब की राय ले ले, मैं इतना ही कहूँगा। कोई चूँकि नजरियाती कोई वो सांझ नहीं है, डेस्परेट ग्रुप थे और फिर उस नवाज शरीफियत पे ये भी यकीन रखते हैं। बेड़ा गर्क क्यों? काजी साहब वो भट्टी साहब वाली बात है कि वो तो अगर एरल डायल जो इनको जोड़ती है वो निकाल लें तो ये सारे हम जिस तरह हम टॉक शो में लड़ते हैं उससे ज़्यादा लड़ें। 14 आपको याद होगा अच्छी तरह जब खान साहब पेशावर गए थे, जब अदम इत्मीनान से पहले, आपको अच्छी तरह याद होगा 14 MNA मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, हेड ऑफ पार्टी हो, अपने एक शहर में आए थे 14 MNA और 8 MP आए नहीं थे। वो किसी ने कहा जी मेरा मोबाइल बैटरी बैठ गई थी, किसी ने कहा मुझे आपका फ़ोन नहीं मिला। ये कोई छोटी सी बात नहीं। अब ये लड़ाई की बुनियाद उसी दिन बन गई थी जिस दिन आपने वज़ीर दिफा बनाया था परवेज़ हटक को। पाकिस्तान में जो सबसे मतलब मैं समझता हूँ गुजारा वजीर होता है वो वजीर दिफा होता है। ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे। उनको तो खैर बाहर से पैसे आ जाते थे, गुजारा हो जाता था उनका। नहीं वो तो हलाल के इनकी मुश्किल थी, वो तो हलाल। असल लड़ाई वो हलाल कामा था। असल लड़ाई है कि अपना महमूद खान की CM की जो लड़ाई है, जो परवेज़ हटक की वो लड़ाई PTI की लड़ाई बनती जा रही है। आपने बिल्कुल आपको 200% सही खबर बताई है। और परवेज़ हटक का एजाज़ ये है कि वो अगर सिर्फ अपने भतीजे भांजे भाई अपनी फैमिली की खवातीन को शामिल कर लेना तो 14-15 MNA MP तो घर से निकलते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए पता नहीं तरीन साहब कहाँ वो जाके। अच्छा मेरा सवाल एक एक जेन्युइन थ्रेट जेन्युइन सवाल है। इसका मतलब है वो ग्लू जो है जो इनको जोड़े हुए है वही ग्लू विदड्रॉ हुई थी तो मियां साहब बाहर निकल गए। तो अब लड़ाई की और भट्टी साहब तो आपको वही ग्लू के साथ को भी भेजना चाह रहे हैं। किसको? शहबाज शरीफ साहब को भी उसी ग्लू ने मरियम नवाज का ट्विटर बंद कराया था। बात तो सच है, मगर बात है अगर हमारे सारे बिरादरान सियासत जो हैं वो सारे इस तरह से मतलब लाइन में लगे हुए हैं तो आपस में भी कोई दोस्ती कर लें। नहीं ये तो सोकनों की लड़ाई है ना। जो अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें सब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमारे प्रेजेंट हुकूमत, बिलावल, सब की एक ही कहानी। ये सारे एक टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। सोकनों की लड़ाई है जी, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं तो हैरान हूँ, बिलावल साहब से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, एक टेलीफोन किया अपने पंजाब के ओहदेदारों को। सुन लेना, बड़ी मजेदार खबर है। टेलीफोन किया वहीं पर, क्या भाजी तुम लोगों ने वो शाम में बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का भी। अभी परसों उनको पता चला, उन्होंने कहा मैं फ़ोन बंद करता हूँ, इसके साथ ही तुम सब ने रिजाइन कर देना। ये है डेमोक्रेसी, ये है ऑक्सफोर्ड, ये है बड़ा एक मतलब है कि इतने आपकी लेबर लीडर और चोरी कमरुज़्ज़मान कह रहा बड़े लायल रहे। उनको आपने थ्रेट किया, वो नहीं बताएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये मैं आपको अच्छा मौका था इन्हें धमकी दे के सख्त बुरा भला क्या क्या गाया। लेकिन मुझे बताए कमरुज़्ज़मान कह रहा और चोई मंजूर
निकालने, तो इनके पास पंजाब में रहता क्या है? इनका तो एक तर्जुमान नहीं आ सकता। अच्छा, वो पंजाब में आपको पता है, शायद आप अच्छे खासे सीनियर लोग हैं, नहीं कि उन्होंने क्यों निकाला है, ये भी मैं कह रहा हूं। मैं आपको एक एविडेंस देता हूं। आपकी क्या इत्तला है इस खबर पे? मुझे बता, आपके दोनों से बराबर इस वक्त पीपल्स पार्टी में अगर ये दो नाम निकालें तो मेरा लिए हम ज्यादा पॉपुलर है, सीधी सीधी बात है। वजूद ही कोई निकाला क्यों है इनको, जरा ये तो बताया। क्योंकि कायरा साहब भी आपके दोस्त और चोई साहब भी, वो तो ये कह रहे हैं कि उनका टेन्योर खत्म हो गया। टेन्योर खत्म हो गया, मगर मैंने आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने फोन पे कहा कि जूं ही ये मेरा फोन बंद होगा तुम्हारे इस्तीफे आ जाएंगे। यार पार्टी जिस तरह चलती है वो भी भुट्टो की, वो भी बेनजीर की पार्टी। डिक्टेटरशिप ना हुई, डिक्टेटरशिप, जमहूरियत है। नहीं, कोई ऐसी पार्टी दसते हो जिससे जमहूरियत होए। नवाज शरीफ बहुत बड़ा डेमोक्रेट है, लंदन चला जाता है आराम से, सऊदी अरब चला जाता है। देखिए कितना अच्छा है। आप सीरियस हैं? मैं तो सीरियस ही हूँ। वो 10 साल जो बंदा सऊदी अरब चला जाए उससे बड़ा कोई डेमोक्रेट हो सकता है? जो बंदा पूरी पार्टी उसके कलमे पढ़ती रहे, किसी में अखलाकी जुर्रत ना हो कि जनाब हम एक तरफ हाई कोर्ट के कलमे पढ़ रहे हैं, पहले आप कह रहे थे इलाज के लिए गया, फिर आपने कहा इंसाफ नहीं मिल रहा, अब तो आ जाओ, अब इंसाफ। तो जमहूरियत की बाउंड्रीज को बहुत दूर तक ले गए ना। वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपने पैसे नहीं, हमने हमारी हुकूमत भी बड़ी तरक्की की है। एक कमेंट मेरा ले लें। खाली सियासतदान नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने मनी ट्रेल नहीं देनी। माफी चाहता हूं, हम गरीबों को ना घसीटे, सियासतदान भी हमारे। जिस तरह हमारे नवाज शरीफ बाहर तक गए, इमरान खान ने भी वो जो ज़कात का काम था ना वो सऊदी अरब में ले गए। मुराद से इन्हें वहां पे जाकर पाकिस्तान की ज़कात मांगी है, तो हम तरक्की कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टियां वो अंडे देंगी जिसमें से अरबपति निकलते हैं, और उनके अरबपति बच्चे निकलेंगे जिनके हर कॉन्टिनेंट में जो है वो प्राप्तियां होंगी, और हम बैठ के यहाँ उनका दिफा भी किया करेंगे। तो फिर हमारे बच्चे वैसे मुराद सईद की इस्लामाबाद की सीट है, नून लीग का सेल उसे प्रोपोगंडा कर रहा है। पीटीआई में जो अच्छे बंदे हैं उनमें एक मुराद सईद है, ये मेरी राय है। मैं एक बात नहीं करूंगा। हक हलाल का 14 साल का बच्चा अरबपति पैदा होता है जिनका, और फिर मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ इनका एक अक्रॉस दी बोर्ड करें भाई, उनके लिए करप्शन नहीं लगा रखा है यार। हम भी बैठ के झूठ बोलते हैं लोगों से। कानून उनके पांव की लौंडी है, वो जब से रोंदे। 14 साल का बच्चा अरबपति है, दसो बिल गेट है, तू कौन है? इत्थे गरीब दे घर चाह दी पत्ती नहीं मिलती। दादाजी ने 5 करोड़ रुपया शो किया 1995 में लाहौर के टैक्स ऑफिस में, बच्चा अरबपति बन गया। मगर हलाल के पैसे। आगे बढ़ते हैं, भट्टी साहब टाइम कम है, मुझे ये बताएं, सऊदी अरब में गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इमरान खान, बड़ा वेलकम। जो पुरानी जो थोड़ी बहुत लगती थी खिंचाव, वो खत्म हो गया। देखिए बहुत सारी रंजिशें पैदा हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। जो बाइडन 20 जनवरी को आए, और इसमें क्रेडिट आप आर्मी चीफ को कमर जवेद बाजवा साहब को देना पड़ेगा। बैकडोर डिप्लोमेसी की जनरल बिलाल अकबर गए, और DGI का भी रोल है। आपकी तो एक अहम तरीन शख्सियत के मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन नहीं था सुना एक स्टेज पे, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माजी की निस्बत ये एक नए अहद का आगाज़ होगा अगर ये सिलसिला चलता रहा। जो ये दौरा हुआ ये कामयाब है, इसमें हम इस हुकूमत को क्रेडिट लाजमी देंगे। और ये अफगानिस्तान में जो बर्बरियत हुई है, स्कूल की बच्चियां और बच्चे जो हैं वो दरिंदे हैं, आपको पता है उसके पीछे भारत है। लेकिन भट्टी साहब हमने भी तो ये देखे, आज उनसे UK के वज़ीर ख़ारजा मिलते हैं, साथ ही वो लंदन चले जाते हैं, और अफगानिस्तान आर्मी चीफ चले गए हैं, क्योंकि जब से अमेरिका के फौजी आर्मी जा रहे हैं, FEC के जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। ये सियासतदाना को भी को डू समथिंग यार, कुछ कर ही लेंगे। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से, मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल जल्दी से क्विकली बताना आपने, क्या हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे बड़ों के पास सिर्फ मनी लॉन्डर रह गया हमारे ऊपर हुक्मरान बनाने के लिए? यही बदकिस्मती है। देखें, और ये अगर आप बनाते हैं तो इस दफा ये चोरी करना बुरी है, तो चोरी को सपोर्ट करना उससे ज्यादा बुराई है। मैं इसमें सेकंड करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये ना इस मुल्क के लिए ठीक होगा, ना इस मुल्क के इदारों के लिए ठीक होगा। डकैतों को दोबारा से हम दो रास्ते दें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।